तो हम लोग अब एक वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर, हम कह सकते हैं वर्ण, या इसको हम लोग अक्षर कह सकते हैं। और माला का मतलब होता है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह, इसको हम लिख सकते हैं सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह। तो यहां से हमारी डिफिनीशन बन जाएगी कि वे वर्ण या अक्षर जो सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह में होते हैं उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। यहां से हमें डिफिनीशन मिल जाएगी, परिभाषा मिलेगी। वर्ण या अक्षर जो सुव्यवस्थित क्रमबद्ध समूह से होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसकी हम लोग परिभाषा यहां से लिख लेंगे। परिभाषा इसकी हो जाएगी, वे वर्ण या अक्षर जो क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, उन्हें वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला को दो भागों में और फिर से विभाजित किया गया है। वर्णमाला को फिर से दो पार्ट में विभाजित किया गया है। एक हो जाता है हमारा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो पहला हो जाएगा स्वर, दूसरा हो जाएगा व्यंजन। तो हम अभी पहला पढ़ेंगे, स्वर के बारे में सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब हम लोग स्वर पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या है इसका पार्ट? स्वर। तो स्वर को हम लोग देखेंगे। अब स्वर की हमें सबसे पहले तो परिभाषा पढ़नी है कि स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो स्वर की परिभाषा हो जाएगी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता, नहीं लेनी पड़ती है, उन्हें स्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा हो जाएगी, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग स्वर कहते हैं। हिंदी व्याकरण में नोट करके यहां पर लिख लेना है। हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 होती है। अब स्वर को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? स्वर को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और थर्ड वाला क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर। तो पहला हम लिख लेंगे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर
और थर्ड वाला हो जाएगा प्लुत स्वर। पहला हो गया ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर होता क्या है? वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर वे होते हैं जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। ह्रस्व स्वर वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसी में हम आगे लिख लेते हैं जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इसमें उदाहरण में आ जाएगा जैसे छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये कितने होते हैं टोटल? 1 2 3 और 4। ये टोटल 4 होते हैं। हमें ऐसे याद रखना है कि ये स्वर का पहला क्या है? प्रकार है। तो इसमें एक है तो एक मात्रा का समय लग रहा है, इसमें दो है तो दो मात्रा का। इसके उच्चारण में दो मात्रा का समय। इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ और औ। ये इतने होते हैं इसमें दीर्घ में। अब इसमें दो मात्रा का है क्योंकि ये सेकंड नंबर पे होता है और इसमें भी दो मात्रा है, तो इसलिए इससे हम लोग याद रख सकते हैं कि इसमें दो मात्रा का समय लगता है और इसमें तीन मात्रा का समय लगता है। उच्चारण में प्लुत स्वर के उच्चारण में तीन मात्रा का समय लगता है। अब इसमें कौन कौन से हो जाएंगे? हम कोई भी लिख करके, जैसे हम ओम लिख देते हैं, ओम, और कोई भी चीज लिख के, जैसे अगर हम राम लिखकर उसको आगे तीन लगा दें तो ये प्लुत में हो जाएगा। तो यहां तक ये स्वर के भेद हो जाएंगे। अब व्यंजन स्टार्ट करेंगे। व्यंजन, तो व्यंजन की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होती है व्यंजन की? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर इसका उदाहरण देखें, जैसे हमने लिख दिया का। अब का तो ऐसे लिखा है लेकिन इसमें स्वर भी होता है। जैसे अगर हमने का इस तरीके से को हमने तोड़ दिया तो का और आ निकला, तो ये क्या है? ये हमारा है स्वर। और अब ये क्या हुआ? पूर्ण व्यंजन, शुद्ध व्यंजन जिसको कहते हैं। अगर हलंत लगा है तो इसका मतलब होता है कि यहां से ये स्वर निकल चुका है। तो जिन वर्णों की उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। अब स्वर, जैसे हमने का लिखा तो यहाँ पर स्वर की सहायता ही तो हुई, यहाँ पर लग गया है, इसी वजह से तो ये का पूरा हो पाया है। अगर आधा हो तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे।
अब व्यंजन के प्रकार देखेंगे। व्यंजनों के प्रकार अगर हम यहां पर बात करें तो ये हो जाएगा हिंदी व्याकरण में। नोट करके एक और पॉइंट लिख लेना है, आगे नोट करके लिखना है हिंदी व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। अब व्यंजन के प्रकार के बारे में देखते हैं। व्यंजनों के प्रकार या व्यंजन केवल लिखते हैं यहां पर, व्यंजन के प्रकार। तो व्यंजन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला आ जाएगा हमारा स्पर्शी व्यंजन, दूसरा अंतस्थ, तीसरा ऊष्म हो जाएगा। तो पहला यहां पर लिखना है स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन। दूसरा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अगर हम संख्या की बात करें तो ये 25 होते हैं। और ये नाम से भी हमें पता चल रहा है जो व्यंजन क्या हो, स्पर्श कर रहे हो, उच्चारण में स्पर्श कर रहे हो, तो वो क्या होंगे? स्पर्शी व्यंजन हो जाएंगे। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अब कौन कौन से होते हैं? तो यहां पर हमें लिख लेना है का से लेकर के का से मा तक। अब ये क्या होते हैं? वर्गीय व्यंजन होते हैं। अब वर्ग इसमें कितने होते हैं? तो 5 होते हैं वर्ग। अब 5 वर्ग में क्या हो जाएगा? जैसे का, खा, गा, घा और अंगा। फिर चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना और पा, फा, बा, भा, मा। ये टोटल कितने हो जाएंगे? 25, क्योंकि इसमें वर्ग कितने होते हैं? जैसे हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, क, च, ट, त, प। कचट तब से भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये 5 वर्ग हो जाएंगे और सभी में 5-5 ये होते हैं वर्ण, तो सभी कितने हो जाएंगे? टोटल 25 हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन ये कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो या, रा, ला और वा। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। अगर अंतस्थ की भी बात करें तो इनके प्रकार, इनके भेद कितने होते हैं? ये भी होते हैं 3 होते हैं। कितने इसके भेद होते हैं? तो इसके होते हैं 3 भेद। अब क्या पहला कौन सा हो जाएगा? अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर में कौन हो जाएगा? या और वा। या और वा को हम क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो यहां पर हमें लिख लेना है या, वा। ये क्या हो जाएंगे? अर्ध स्वर। बहुत बार पूछा भी गया है कि अर्ध स्वर को क्या कहते हैं या फिर अर्ध स्वर कौन सा वर्ण है? तो या और वा है। कभी कभी केवल या को पूछ लेता है कि ये कौन सा वर्ण है, तो अर्ध स्वर है। फिर हो जाएगा लुंठित। दूसरा क्या हो जाएगा? लुंठित। लुंठित में कौन आ जाएगा? तो रा आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लुंठित बहुत बार पूछा गया है। तो इसके बाद हो जाएगा पार्श्विक। पार्श्विक, पार्श्विक क्या होता है? जो बचा हुआ है ला यहां पर, तो ये हो जाएगा पार्श्विक। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके भी 3 भेद होते हैं, अर्ध स्वर, लुंठित और पार्श्विक। अर्ध स्वर में या और वा आ जाएगा, लुंठित में रा आ जाएगा और पार्श्विक में ला आ जाएगा। उस व्यंजन की बात करें तो ये भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? इनकी संख्या पूछी जाए तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो तीनों सा, 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 सा और हा, ये तीनों होते हैं। हा को और क्या कहा जाता है? तो हा को स्वतंत्रीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हा को स्वतंत्रीय
व्यंजन। अगर पूछ लिया जाए कि हा को और क्या कहा जाता है तो स्वतंत्रीय व्यंजन कहा जाता है। कंपन या घर्षण के आधार पर व्यंजन के प्रकार होते हैं, तो वो हमें पहले देखना है। तो कंपन या घर्षण के आधार पर व्यंजन के भेद या फिर कह सकते हैं प्रकार। इसके कितने होते हैं? तो ये होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आ जाएगा अघोष और दूसरा क्या होता है? सघोष। अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और सघोष कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कि कौन कौन से होते हैं इसमें। तो हमें इस तरीके से याद रखना है, आ की जो मात्रा होती है वो 1 होती है और इसकी क्या होती है? 2 होती है। घा की अगर हम मात्रा देखेंगे तो ये 2 होती है। तो हम यहां से याद रख सकते हैं कि पहला वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा, ठीक है, स्तंभ। तो अगर हम इसे लिख दें का, खा, गा, घा और चा, छा, जा, झा और टा, ठा, डा, ढा और हड़ा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा। तो अगर ये टोटल हम जोड़ेंगे तो ये 25 होते हैं। 25 होते हैं। ये पहला स्तंभ हो जाएगा। ये क्या होगा? ये पहला स्तंभ होगा, ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा और ये पांचवा हो जाएगा। ये फर्स्ट हम लिख सकते हैं इसको सेकंड लिख सकते हैं, इसको थर्ड लिख सकते हैं, इसको फोर्थ और इसको 5। तो अगर हम अघोष की बात करें तो पहला और दूसरा होता है अघोष में। ये पहला वाला पूरा और ये दूसरा वाला पूरा, ये किसमें आ जाते हैं? हमारे अघोष में आ जाते हैं। और कौन कौन से वर्ण होते हैं इसमें, तो वो भी हमें देखना है। ये दोनों किसमें आ जाएंगे? अघोष में आ जाएंगे। और इसमें हो जाएगा सा, और सा। तीनों सा जो होते हैं वो अघोष में आ जाते हैं। अब हम सघोष की बात करेंगे तो सघोष में कौन कौन से आ जाते हैं? जो बचे हुए हैं, जैसे तीसरा, चौथा और पांचवा, ये किसमें आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। अब इसमें हमें देखना और कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ के तीनों चारों वर्ण, या, रा, ला और वा, ये क्या हो जाएंगे? सघोष में आ जाएंगे। और इसमें ये भी हो जाता है, हा जो होता है बचा हुआ वो भी इसमें आ जाता है। तो अघोष में कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा? का आ जाएगा, चा, टा, ता और पा। फिर खा, छा, ठ, थ और फा। इस तरीके से पहला और दूसरा जो होगा स्तंभ, ये हो जाएंगे अघोष में। और सघोष में ये तीनों आ जाएंगे, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। तो ये हो जाएंगे इसमें सघोष में तीसरा, चौथा और पांचवा, और सघोष में पहला और दूसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है हवा या प्राण के आधार पर। हवा को प्राण भी कहते हैं, तो इसलिए हवा या प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो इसके भी 2 होते हैं, एक अल्प प्राण होता है और दूसरा महाप्राण होता है। तो यहां भी हमें लिख लेना है अल्प प्राण और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है कि कम हवा जिसमें निकले, जिसके उच्चारण में कम हवा निकले, वो क्या हो जाएगा? अल्प प्राण होगा। और महाप्राण मतलब ज्यादा हवा, है ना।
तो अल्प प्राण जैसे अगर हम बोल के देखें तो का में कम आवाज निकल रही, तो का किसमें हो जाएगा, मतलब पहला जो स्तंभ होगा वो किसमें होगा, अल्प प्राण में होगा का। फिर उसके बाद खा बोले तो क्या होगा, ज्यादा आवाज निकलती, मतलब हवा निकलती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, दूसरा स्तंभ इसमें हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में अगर हम गा बोले गा तो फिर से आ जाएगा इसमें, तो ये तीसरा। फिर घा बोले तो उसमें ज्यादा हमें हवा निकलती है, तो क्या हो जाएगा, ये चौथा इसमें हो जाएगा, महाप्राण में हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, पांचवा फिर इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा स्तंभ, और महाप्राण में दूसरा और चौथा स्तंभ हो जाएगा। उसके बाद यारा लावा क्या हो जाता है, या रा ला और व अल्प प्राण में आ जाते हैं, और महाप्राण में क्या हो जाएगा, सा इसमें आ जाएगा, ऊपर लिख देते हैं नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसमें हो जाएगा सा और सा, और इसके बाद है ना। तो ये हो जाएंगे हवा या प्राण के आधार पर व्यंजन, अल्प प्राण और महाप्राण। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा आता है, ये भी आता है और ये, इसमें से तो एक क्वेश्चन 100% होता ही होता है। अगर इसमें हमें कोई कंफ्यूजन हो तो देखो, इसको हमें एक लिखना है और इसको दो लिख देना है, मतलब पहला और दूसरा ऐसे याद रखना है, बहुत इजी है कि पहला और दूसरा जो स्तंभ होगा वो आ जाएगा तुम्हारा अघोष में, और सघोष में जो बचा हुआ तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हो जाएगा। उसके बाद हवा या प्राण के आधार पर व्यंजन के प्रकार, तो ये अल्प प्राण और महाप्राण होता है। अल्प प्राण का मतलब होता है इसके उच्चारण में कम हवा निकले, कम ताकत लगानी पड़े, तो इसमें हो जाएगा पहला, तीसरा और पांचवा स्तंभ, इसमें हो जाएगा दूसरा और चौथा स्तंभ। तो ये सा और हा, और इसमें यारा लावा। तो इस तरीके से हम आराम से ये सारी चीजें देख सकते हैं और अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अब रही बात इसके आगे की, तो आगे एक नया चैप्टर फिर से आएगा, उसमें हम लोग फिर से उपस्थित होंगे आप सभी के समक्ष, और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। जितनी भी हिंदी है कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर चलेगा अच्छे से, तो आप लोग भी सपोर्ट करते रहिए हम लोगों को भी, और हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे, है ना। और बिंदास रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।